हेलो। तो CDS का एग्ज़ाम आ गया, आएगा ही, क्योंकि वक्त किसके लिए रुका है। तो CDS इंग्लिश और GK 2 पेपर, मैथ्स वाली वीडियो तो हमने पहले ही देख ली है। तो जाने से पहले कुछ टिप्स लास्ट मिनट की और कुछ थंब रूल्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इस पेपर में, वो हम जल्दी देखते हैं। देखिए, थंब रूल इंग्लिश के आने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपकी घड़ी आपको ले जानी है, वरना आप वहाँ पूछेंगे कि भाई 20 मिनट बचा है या 20 मिनट हुए, एक दूसरे से आप यही पूछते रहेंगे। इसलिए अपनी घड़ी लेते जाना, क्योंकि UPSC वाले एग्ज़ाम में ऐसा कुछ होता नहीं है नाटक की घड़ी नहीं ले जानी है, बेल्ट नहीं ले जाना है। आराम से जाओ, चले जाओ, बैठ जाओ। उसके बाद जो पहला फेवरेट अप्रोच जो होता है कि पेपर को स्किमिंग मोड में लगाना है। इसका क्या मतलब है, न जाने कितनी बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि नया एग्ज़ाम और कुछ नए पॉइंट्स हैं इस बार, कि आपको कुछ क्वेश्चन करते जाने छोड़ते जाने, जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जल्दी से आप पहुंचेंगे और उसका आंसर टिक लगाया और आगे बढ़ गए, उनको पहले करना है। तो उसके लिए जैसे हमने मैथ्स में लिया था, तो यही एक पेपर मैं लाया हूँ, CDS 2020 सेट A है। तो उसकी PDF भी आपको उसमें टेलीग्राम पे मैंने भेज दी है। अगर आप इसे डाउनलोड करके 2 डिवाइस को साथ में देखें तो ज़्यादा अच्छा है ना। एक पे आप इसको खोल लेना और एक पे मेरी बातों को सुनते रहना कि मैं अगर होता तो कैसे करता। अबे यार, ये तो मैथ्स का ले आया हूँ मैं, एक मिनट। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, एक और चीज़ है कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, पॉइंट 2। तो एक प्री कंसीव्ड थॉट के साथ जाना एग्ज़ाम में, ये ठीक है कि मैं लगभग इतने क्वेश्चन अगर इंग्लिश में कर लूँ, या इतने मार्क्स अगर इंग्लिश में आ जाएँ, 70s में आ जाएँ, 60s में आ जाएँ, जितने आपके आते हों, और इतने क्वेश्चन GK में आ जाएँ, और इतने मार्क्स अगर मैथ्स में आ जाएँ, तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस थॉट के साथ जाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में जा कर के उस थॉट पे कायम रहना गलत बात है। मतलब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब पहली बार हम लोगों ने CDS दिया, तो मेरे दोस्त ने पूछा कि विनय कितने करके आएगा। तो मैंने ऐसे ही कहा, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि 90 तो कर ही दूंगा यार। फिर अब एग्ज़ाम में पहुँचे, तो अब मुझे थोड़ा ना याद है कि मैं 90 करके आऊँगा। फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते गए, मैं करता गया और 112-13 कर दिए। फिर उसने पूछा कि कितने किया, मैंने कहा 112-13 कर दिया। तो बोले यार, तू तो कह रहा था 90 करके आएगा, मैं भी 90 करके आया हूँ। इसने मेरे को लंबी 2-4 गाली भी दी। तो उस दिन एक बात समझ आई, क्या, कि यही जो भी बताया मैंने, कि इस थॉट के साथ जाना तो ठीक है कि भाई मैं 90 करके आऊँगा, 100 करके आऊँगा, लेकिन एग्ज़ाम पहुँचने के बाद आपको एज इट इज़ फॉलो करना है, ये किसने कहा? ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब हमने ये डिसीज़न बनाया था कि हम इतने क्वेश्चन करके आएंगे, तो ये किस किस चीज़ का फंक्शन था? इट वॉज अ फंक्शन ऑफ, मतलब ये किस बात पे, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा था? हमने जब पहले सोचा तो ये डिपेंड कर रहा था कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, हमने वो देखा, और हमने हो सकता है कई मॉक लगाए हों उसके बेसिस पे, अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए, और एक अनसर्टेनिटी के साथ कि हाँ भाई पेपर वैसा ही आएगा। ये इन बातों पे डिपेंड कर रहा था, है ना, क्या हमारा डिसीजन कि हम इतने क्वेश्चन करके आएंगे। लेकिन जब हम एक्चुअल एग्ज़ाम में पहुँचे, तब वहाँ पे एक नया फैक्टर इंक्लूड हुआ ना, द रियल पेपर। हो सकता है वो आसान हो, तो आप 100 क्यों करो? अगर वो पेपर आसान है, आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आप 100 सोच के आए तो 100 ही मारोगे क्या? क्यों 100 मारोगे? जब पता है कि और हो जाएंगे 20 क्वेश्चन, तो 110 मारो, 115 मारो, जितने होते जाएं। या हो सकता है वो जो एक नया फैक्टर है अनसर्टेनिटी का, या द एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर जो अब है ना, पुराना वाला तो चला गया, उसके साथ साथ नया फैक्टर क्या इंक्लूड हुआ है, अभी क्या हो रहा है, अभी का देखो, एट दिस मोमेंट। अगर आपको लगे कि नहीं टफ है, मैंने सोचा था 100 करूँगा, लेकिन शायद 95 के आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं बहुत ही श्योरिटी से कर पाऊँ, तो उसे वहीं छोड़ देना बेहतर। तो ये नहीं, कुल मिला के बात क्या है कि एक थॉट जो आप लेके जा रहे हैं कि हाँ मैं इतना करके जाऊँगा, बहुत अच्छी बात है, उसको लेके जाओ, लेकिन उसको एज इट इज़ मानना ही है, क्योंकि वरना मैं नहीं जानता 100 सोच के आऊँ 100 करूँगा, ये गलत बात है। एक आपको टॉलरेंस रखना है डेल एक्स का, कम ज़्यादा कर देना जैसा वहाँ पे आपको फील हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्या
CDS 2 2020 के पेपर को समझना। सेट ए मैंने खोला, पहला क्वेश्चन इसमें है पैसेज का। देखिए पैसेज में 5 क्वेश्चन है, अच्छी बात है। अब देखो पैसेज के लिए मैं क्या करता था, और जो सबसे सही अप्रोच मुझे लगती है वो यही है कि मैं ना पैसेज पढ़ूंगा ना ही आंसर्स, मैं सिर्फ पढ़ूंगा क्वेश्चन। मतलब मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन, उनके 4 ऑप्शन नहीं, वरना फिर हमारा दिमाग मैनिपुलेट हो जाता है कि यार इसमें ये भी है, वुमेन भी है, इसमें अप्रूवल भी है, इसमें और क्या है, पॉलिटिक्स है, ये सारे फैक्टर्स हैं, और एक वर्ड है कॉन्ट्रास्ट। ये सब बातें मुझे जानने का शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि अच्छा इसमें क्या क्या पूछा, जैसे कि पोस्ट कॉलोनिज्म इज़, अच्छा यानी समझ आ गया कि ये पैराग्राफ कॉलोनिज्म के रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। अगला, व्हाट डज फलाना, एक स्टेटमेंट है, शी वॉज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट नेवर अ सब्जेक्ट मीन, अच्छा यानी इसमें कुछ ऐसी बात है इसमें इसका मतलब हमें पता करना है, ठीक है। अगला, वाई वॉज शी नेवर द ऑब्जर्विंग आई, अच्छा यानी कुछ है, ठीक है समझ आ रहा है, कुछ लड़की लड़की सा है, वुमेन से रिलेटेड पैराग्राफ होगा। सॉरी, द कंटेस्टेशन टू डोमिनेंस ऑफ द मेल रिजल्टेड इन, अच्छा यानी कुछ मेल डोमिनेंस की भी बात इसमें कही गई है। और 5वां, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी एक वर्ड है जो कि कॉन्ट्रास्ट का अपोजिट है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में लिखते भी ना, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, तो अब इस पैराग्राफ में क्या बात कहने ये वाला है, ये बात पहले पता चल गई ना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या पढ़े, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। पहला रूल, पैसेज में आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, और जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे तो जहाँ पे ही ये वाली लाइन आएगी, कौन सी, कि शी वॉज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट नेवर अ सब्जेक्ट, आप वहाँ अंडरलाइन कर लोगे और समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है, और फिर ऑप्शन पे आना, टिक मारना और आगे बढ़ जाना। सेकेंड पैसेज, सेम वही चीज़ पढ़ लेना। जैसे कि क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द लिविंग टाइप्स अमेजिंग, यानी कुछ लिविंग टाइप्स की बात है। व्हाट डज द ऑथर से इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, अच्छा यानी इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म इंडिकेट दैट, ठीक है ये भी समझ आ गया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स यूनिक, अब ये यूनिक का मतलब तो यूनिक ही रहेगा ना यार, बदल थोड़ी जाएगा। चारों ऑप्शन देखा, यूनिक का मतलब क्या है, जो अलग हो सबसे, डिस्टिंक्टिव, ऑप्शन नंबर सी, 10 का सी। पैसेज भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये तो सिंपल है ना, तो आप समझ चुके हैं। और वैसे अभी अगर जैसे मेरा सेट ए था, मैंने खोला, सबसे पहले ही पैसेज आ गया, तो मैं पहले नहीं करूँगा। ये इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं सुबह सुबह अभी उठ के आया हूँ नया नया ताज़ा ताज़ा नहा धो के और पैसेज पढ़ने लगूँ। अभी मैं और क्वेश्चन करूँगा, वन लाइनर, तो मैं स्टार्टिंग में ये पैसेज भी छोड़ देता, पता है, या तो एक पैसेज कर लेता, मूड पे है, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। कोई मेरी बातों को एकदम एज इट इज़ मत मानना, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत डिफरेंट तो होगी ना, क्योंकि आप शख्स अलग हैं, मैं शख्स अलग हूँ, आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, आपके स्ट्रेंथ अलग हैं। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की स्ट्रेंथ, आपकी इंग्लिश की समझ और आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं वो अलग है, मेरी भी अलग है। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़ बतानी थी कि अगर किसी के 70s में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मेरी स्ट्रेटजी एज इट इज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिर्फ वही चीज़ आप मेरे इस बातों से आप उठाना जो आपको बेनिफिट कर सके। जिनके कम आ रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो एज इट इज़ फॉलो मत करना, अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहना। अगला देखते हैं, स्पॉटिंग द एरर। 4-5 जो मोस्ट रिपीटेड है वो सभी को पता चल गया। अब जैसे पहला मैंने पढ़ा, अब मैं ऐसे स्पॉटिंग एरर पहले करूँगा जिसमें मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। स्टेटमेंट पढ़ा और मेरे दिमाग ने कहा कि भाई यहाँ पे खटक रहा है, मार दो। जैसे ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी, सॉरी, आपको पता ही है वन ऑफ द वाला कितना चलता है, कि वन ऑफ द प्लेयर्स, ही वॉज अमंग वन ऑफ द प्लेयर्स। जब वन ऑफ द होता है तो अगला जो होता है वो प्लूरल होता है, कि वन ऑफ द, भाई वन था किस में से था, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होंगे ना, तो प्लूरल ही आएगा। वैसे भी ये कॉमन सेंस जैसा दिख जाता है, तो वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड मेंबर्स होना चाहिए, है ना, और ऑफ भी नहीं लगा, तो यहाँ पे तुरंत खटका, उसको मारा और आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन, राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द ट्रिप,
इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग द ग्रुप तो नहीं होता है, देखो खटक गया ना। इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द ग्रुप होता, या तो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ग्रुप होता। ज्वाइनिंग इन ये हो गई प्रिपोजिशन वाला खेल जो आप पढ़ के आए होंगे। जैसे और प्रिपोजिशन कौन सा होता है, ही जंप इन टू द रिवर एंड अक्रॉस द टनल। जब हम टनल के बीच से जाते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है अक्रॉस द टनल। और टनल पे एक वो याद आ रहा है कि वो 0.8 सेकेंड का मूवमेंट होता है टनल में, कितना अच्छा लगता है ना, है ना। वेयर देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे, देन नहीं है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एक ये ओल्ड एपिथेट है। आपने अगर हिंदी में आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एक वो था, जहाँ चाह वहाँ राह, एक कहानी, इसी को कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो इतना बड़ा लग रहा है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी और छोटे और आसान क्वेश्चन हैं, मैं पहले उन्हें करता हूँ। इंडियन फेमिनिज्म की कुछ बात है, वुमेन, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, अभी सोचना पड़ेगा ना कहाँ गलती है क्या नहीं है, मैं नहीं करूँगा अभी। 15th हाँ पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से 16th आपने पढ़ा, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन हैव द राइट टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी इन एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एवरी के बाद आस्पेक्ट्स नहीं होता, एवरी आस्पेक्ट होता है ना, ईच एंड एवरी आस्पेक्ट। एवरी के बाद सिंगुलर ही आएगा, तो यहाँ आपको सी दिख गया, आपने मार दिया। फिर लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड सोशल हार्मनीज एमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुझे नहीं समझ आया, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे नहीं समझ आया कहाँ खटका, तो अब मैं इस पर ज़्यादा सोचूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जहाँ खटकेगा उसको मारना है, बाकी पे दिमाग अभी नहीं लगाना है यार। क्यों, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे हूँ और अभी 100 सवाल आगे मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस विम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेस। एट पब्लिक प्लेसेस तो नहीं होगा, या इन तो नहीं होगा, हो सकता है, तो ठीक है छोड़ देते तुरंत, क्योंकि अभी दिमाग लगाना है और इतना टाइम नहीं मेरे पास। इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड दैट इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न इन 1990 विद द लिबरलाइजेशन टू हर इकॉनमी। ये भी समझ नहीं आ रहा, पर लिबरलाइजेशन ऑफ हर इकॉनमी, ठीक है, ये भी हो सकता है। इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर रेन, दिख गया। एन होता है सिंगल के लिए ना, अ बॉय, और जहाँ पे AEIOU हो जाए तो एन लग जाता है। तो कंट्रीज लिखा है तो यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए, या तो एन होगा तो कंट्रीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल, ये क्या मजाक है। बी पे टिक मारा और आंसर, तो यहाँ पे मैंने बी किया। पिछले 2 वाले मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे दिमाग लगाना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि गलती कहाँ है, और ये डिपेंड करता है आप पे। हो सकता है आपकी इंग्लिश वैसे मेरे से बेहतर होगी, तो आपने पढ़ा और आपको समझ आ गया कि भाई यहाँ गलती है, तो आपने क्या किया कि मार दिया और आगे चले गए। ऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस PQRS एक भी नहीं छोड़ना है स्टार्टिंग में, क्योंकि सारे आते हैं छोटे छोटे और बहुत ही बेसिक हैं, तो आप एक ही बार में सारे कर देना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले नाउन आएगा तब प्रोनाउन आएगा, है ना। ये नहीं कि पहले ही वॉज गोइंग, अरे ही वॉज गोइंग में ही कौन है, ही में कोई आदमी होगा ना, तो यानी कि आप समझ जाना कि पहले ये नहीं आएगा, पहले कहीं पे लिखा हो नाम की, मान लो सुमित है, रोहित है, सुमिता, अरोड़ा, कोई तो हो। हाँ क्या है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ द स्टडी ऑफ। समझ आ रहा है, पढ़ के फीलिंग आ जाती कि द स्टडी ऑफ फलाना, द स्टडी ऑफ यानी ऐसा अगर देखें द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, नहीं ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा, यानी ये हो सकता है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ये भी ठीक है। ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ये अच्छा लग रहा है। और इसमें आप इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करना, किसका, PQRS का। पहले इसमें काट लेना, जैसे ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, ये लास्ट में तो आ नहीं सकता, तो लास्ट में जिसमें क्यू हो उसको पहले काट दो, इस तरीके से आपको करना है। अगला, लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट इन। इसमें कितनी चीज़ें आप काट सकते हैं देख के, ये बहुत ही ईजी है, इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, PQRS इज वेरी ईजी। बस एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, प्रोनाउन वाली। छब्बीस 27 सब इजी है, इसमें तो 10 के 10 सही होने ही चाहिए।
ठीक है, अब आपने PQRS कर लिया, PQRS कर लिया क्योंकि ये छोटे थे, ये आसान थे और ये आपको मार्क्स देगा। अब आ गए ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो क्या, आपको फीलिंग लेनी है। तो यार मुझे तो फीलिंग बड़ी जल्दी आ जाती है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे कोई इंसान हो। तो आपको भी फीलिंग लेके करना है कि हो जाता है यार। जैसे एक ऑप्शन तो उसमें उसी को एक्सप्लेन कर देगा, तो जब वो उसको एक्सप्लेन कर देगा वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, गेट द जिटर्स। अब मुझे नहीं पता क्या होता है जिटर्स, छोड़ दिया मैंने। अगला है 32, फ्रेंच लीव। ये कुछ बढ़िया लग रहा है। फ्रेंच से क्या याद आता है? जो याद आता है हम वो नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे फ्रेंच लीव। पहला क्या है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन इन फ्रेंच। अच्छा, यानी फ्रेंच में आप बिना परमिशन के एब्सेंट ले लें तो उसे फ्रेंच लीव कहेंगे। वाह, ये उसने क्या किया, उसी को डिफाइन कर दिया। आप समझ गए कि ये तो हो ही नहीं सकता, नाटक है, तो आपने काट दिया। आस्किंग फॉर परमिशन बिफोर लिविंग वर्क, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, वर्क फॉर परमिशन टू गेट लीव, ये नहीं लग रहा। लीव के लिए आप परमिशन मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। फ्रेंच लीव को कुछ ऐसा लग तो रहा है कि हाँ भाई बिना बताए चले गए, या फिर इंपॉर्टेंट काम आ गया है ना, ऐसा कुछ। या फिर यानी बी लग रहा है। और डी क्या है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन, ये भी लग रहा है। तो यानी बी और डी दो ही ऑप्शन बचे, दो आपने काट लिए। दो में अब आपको जो अच्छा लग रहा है वो मार देना। जैसे डी में थोड़ी फीलिंग आ रही है कि देख के आपको समझना है यार, इसमें और मैकेनिक्स लगाओ कि क्या कहना चाहता है ये, तो ऐसे हिट हो जाता है। अब आते हैं 33, टेक अ स्टैंड टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। ये तो पता ही है कि भाई किसी बात पे आप अपना क्या स्टैंड ले रहे हो, एक जो आपका ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। टू मेक अ स्टैंड फॉर वन टू सिट, अच्छा किसी को बैठने के लिए आप टू मेक अ स्टैंड, क्या बात कर रहे हो यार, ये सब क्या मजाक है। बी कट गया। टू बी फर्म ऑन योर वर्क, हाँ ये भी हो सकता है। टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्क, नहीं पार्ट ऑफ द वर्क कैसे होगा, टेक अ स्टैंड का मतलब टेक पार्ट ऑफ अ वर्क हो जाएगा। डी भी कट गया। यानी ए और सी में जो आपको अच्छा लग रहा हो, और ऐसा मैंने देखा है, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो थोड़ा सा बड़ा हो जिसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है ना, पहले तो काट लेना, जो जो बिल्कुल नहीं हो सकते उन्हें काट लेना। उसके बाद जितने बचे हैं उसमें आप देखोगे कि जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, कुछ कहना चाहता है, तो वो मार देना। तो यानी कि टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन हो जाएगा। अगला देखो, कट एंड रन। कट एंड रन क्या लग रहा है कि काटा और भाग गया, है ना, ऐसे ही तो लग रहा है। तो पहला क्या है, टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली, हाँ ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सिचुएशन अवॉइड करने के लिए जल्दी से भाग गया। बी क्या है, टू अवॉइड एन इवेंट सडनली, हाँ ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। सी क्या कह रहा है, टू मीट सम डेंजर सडनली, नहीं भाई डेंजर तो नहीं आया यार, कट एंड लीव कह रहा है ना, डेंजर वेंजर तो मुझे नहीं लग रहा। सी तो नहीं हो सकता, डेंजर की कोई बात ही नहीं कही है यार, कट एंड रन। फिर डी क्या कहता है, टू आस्क फॉर सडन मीटिंग विथ समवन, मीटिंग करना है, कट एंड रन, ये भी नहीं हो सकता यार। मीटिंग करना है तो कुछ बुलाएगा ना कि भाई आओ मिले, लेट्स डेट क्वेश्चन मार्क, ऐसे होगा ना। ये क्या है यार, कट एंड रन में तुम बता रहे हो कि टू आस्क फॉर सडन मीटिंग। और अच्छा ऐसा हो सकता था अगर वो कहता कट एंड मीट, तो मैं कहता कि भाई तुम अपना काम छोड़ो और जल्दी आओ यहाँ मिलना है, तो सडन मीटिंग थोड़ा सा फीलिंग आती। लेकिन कट एंड रन कह रहा है तो देखो ये तो नहीं होगा, एक ही बचा, टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली। बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए और बी में जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है दैट इज़ ए। कट द कॉर्ड, जहाँ से भी इन्होंने उठाया वो एक साथ ही उठाया है एग्जामिनर ने, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही तो गिवन रहेगा। कट द कॉर्ड यानी कुछ लग रहा है ना, कॉर्ड को काट दो। तो क्या है, टू स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, ऐसी तो कहीं बात नहीं है, पेरेंट्स से पैसा नहीं लेंगे तो किससे लेंगे, कमाना पड़ेगा, और मैं कमाता नहीं हूँ। सेकेंड, टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। अच्छा, यानी कि ए भी हो सकता है, ये बात मुझे बी पढ़ के समझ आया। कट द कॉर्ड ऐसा लग रहा है कि किसी से हमने नाता तोड़ लिया, तो नाता तोड़ लिया तो ए भी हो सकता है कि हो सकता है पेरेंट्स से अब पैसा नहीं ले रहा हूँ, ये भी हो सकता है। बी भी हो सकता है क्योंकि यू स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। और
सी क्या है, टू बी सेफ ऑन योर ओन, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इसमें सेफ जैसा क्या है, कट द कॉर्ड, यानी ये तो बात सही है, ए और बी में से ये होगा कि हमें किसी से नाता, किसी से रिश्ता तोड़ना है। टू बी अ मैरिड पर्सन, नहीं भाई, शादी करते तो वो कहते हैं ना बंधन, उसको क्या कहते हैं, टाई द नॉट, टाई द नॉट कहते हैं ना कि भाई बंधन, अरे यार क्या कहते हैं उसको, अरे उसके पल्लू में और अपना वो बांध के घूमते हैं तो क्या कहते हैं, टाई द नॉट ही कहते हैं शायद शादी करने को। ये क्या कह रहा है, उसका अपोजिट, कट द कॉर्ड। डी भी नहीं हो सकता, ए और बी बचा, जो अच्छा लगे मार देना। 36 इज कबोर्ड लव, कबर्ड लव, ऐसा लग रहा है कि चलो जाने दो। ऑप्शन ए, लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, मतलब किसी से इसलिए प्यार करना है ताकि वो आपको कुछ दे दे, ठीक है, पता नहीं, कबर्ड लव। बी क्या है, लविंग द कबर्ड्स, अच्छा, कबर्ड लव मतलब कबर्ड से प्यार करना, मतलब आपने अपने कमरे में एक कबर्ड लगवाया, जब आप कॉलेज जाने लगे तो आपने पहले उसको चूमा, क्यों, क्योंकि आप कबर्ड से प्यार करते हैं, और चले गए। फिर आप कॉलेज से आए, ऑफिस से आए, फिर आपने उसको चूम लिया, गले लगा लिया, क्यों, क्योंकि आप अपने कबर्ड से प्यार करते हैं। कोई सेंस है इस बात की कि कबर्ड से ही प्यार करना। बी कट गया। इनोसेंट लव, हाँ ये हो सकता है, कबर्ड लव हो सकता है, इनोसेंट लव हो, मुझे क्या पता। डी, लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल कंडीशन, डी नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ ऐसा होता अगर इंडिपेंडेंट लव या कोई और ऐसा एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता तो मुझे फीलिंग आती कि भाई ये इसमें प्यार करना है विदाउट कंडीशन, लेकिन इसमें कुछ कबर्ड से कुछ तो मैटर है ना, कि कोई सिस्टम है, बाकी सराउंडिंग है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स, तो डी भी नहीं लग रहा। तो या तो इनोसेंट लव होगा कि भाई छोटा सा प्यारा सा प्यार हो, कबर्ड लव, या तो ए हो सकता है कि किसी से प्यार करो सिर्फ इसलिए कि बदले में वो आपको कुछ दे दे, क्या दे दे, तो ए या सी में जो अच्छा लगे वो मार देना। तो हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कैसे आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस में फीलिंग लेनी है। ऑप्शन 37, अराउंड द कॉर्नर, यानी कॉर्नर के अराउंड कुछ, यानी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पास आ गया कुछ, तो अ थिंग विच इज़ एट द एंड ऑफ द कॉर्नर, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो रियल बात हो गई ना। एन इवेंट और थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन सून, ये बढ़िया फीलिंग दे रहा है। सी है एन इवेंट दैट कॉर्नर समवन फॉर इज रॉन्ग, एन इवेंट दैट हैपन्स इन द कॉर्नर ऑफ अ पावरफुल प्लेस। देखो ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इस स्टेटमेंट को क्लियरली डिफाइन कर दिया। अराउंड द कॉर्नर मतलब उससे घर के कोई किनारे पे आ गया और फ़ोन कर रहा हो कि भैया आपका पार्सल, और डी क्या है, बस उसमें पावरफुल प्लेस वर्ड ऐड कर दिया, ये भी नहीं लग रहा। बी और सी में जो अच्छा लगे मार दो। विथ हैवी हर्ट, एक भारी दिल से, एक भरा हुआ दिल, भरा हुआ क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ बातें हैं और कुछ वो सोच रहा है या कुछ सिचुएशन ऐसी है जिससे कि दिल भारी है। ऑप्शन ए, विथ हैवी वेट, पागल हो क्या, यहाँ हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, वेट, वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, W इक्वल टू mg, यूनिट इज न्यूटन। विथ जॉय एंड ह्यूमर, नहीं इसमें जॉय और ह्यूमर जैसा क्या है, विथ हैवी हर्ट, उसका दिल भारी है, तुम समझ रहे नहीं हो, फील नहीं कर रहे हो, ऑप्शन डाल दियो कुछ भी। सी क्या है, विथ सेंस ऑफ शेम, ऐसा भी नहीं है, वरना वो कुछ शर्म क्यों आएगी यार, हैवी हर्ट है। विथ पेन एंड रिग्रेट, जी हाँ, कोई दर्द है छुपा उसके दिल में, चांद छुपा बादल में गाना याद आ गया। विथ पेन एंड रिग्रेट, 38 का डी है, ये आपने देख के। अच्छा, इसमें से एक भी इडियम हम लोग को आता था क्या, हम लोग घर से पढ़ के आए हैं क्या, नहीं, लेकिन हमें इंग्लिश तो आती है ना, और थोड़ा बहुत बेसिक कॉमन सेंस लगा के हम लोग कर रहे हैं, और करना ही है यार, ऐसे ही करना है, और कैसे करना है, या तो सारे याद कर लो। 39, कॉस्ट अ बॉम्ब, तो लग ही रहा है कि कुछ या तो कुछ मेरा टूट जाए, या तो कॉस्ट अ बॉम्ब, देखो तुम्हें बहुत महंगा पड़ गया, ऐसा क्यों लग रहा है ये। टू बी वेरी एरोगेंट, नहीं यार, बॉम्ब टू कॉस्ट अ बॉम्ब, बॉम्ब से एरोगेंट भी अगर हम रिलेट करते, लेकिन कॉस्ट अ बॉम्ब, कॉस्ट की भी तो कोई मतलब तो डालो ना। टू बी विथ रिच पीपल, नहीं, क्यों, रिच पीपल बॉम्ब होते हैं। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही लग रहा है। टू बी स्टिंजी, स्टिंजी का मुझे मतलब नहीं पता, सी ए डी में जिसको जो अच्छा लगे, मुझे तो सी लगता। रोल योर स्लीव्स अप, अब इसका मुझे पता है तो मैं इसका बता नहीं पाऊँगा। एक दीदी रहती थी पास में, उनके इंस्टाग्राम पे उनके इंस्टा प्रोफाइल पे लिखा हुआ था ये, विथ हार्ट्स ऑन स्लीव्स एंड फलाना ऑन फायर, रोल योर स्लीव्स अप, ऐसे करके कोई बात। ये वैसे भी तो लग रहा है कि रोल योर स्लीव्स अप मतलब अब मैंने अपने स्लीव को ऐसे ऊपर कर लिया है
क्यों? क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ कुछ काम वाम करने, अब मूड में आ गया हूँ। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, पहला ऑप्शन क्या था? टू प्रिपेयर फॉर रेसलिंग। अब देखो इसी स्टेटमेंट को उसने एक्सप्लेन कर दिया कि स्लीव सब कर रहे हैं, अब जा रहा है रेसलिंग करने या आर्म रेसलिंग करने, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बी हो गया। तो इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस में 6 के आसपास आपके हो जाने चाहिए आसानी से, और अगर आपको और अच्छे से आती हैं चीज़ें तो और ज़्यादा हो जाना चाहिए। अब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 41 क्वेश्चन नंबर, ये है PQRS। तो PQRS से मुझे मज़ा नहीं आता है क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, उसको पढ़ना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं है। 41 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 5 6 7 8, 48 नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि 48 छोटा दिख रहा है। आप देखिए 48 छोटा दिख रहा है ना, तो 48 में थोड़ा ट्राई कर लूँगा कि लौट कर जब वापस आऊँ तो इतनी मेहनत भी ना करना पड़े, कुछ तो कर ही लूँ। तो 48 छोटा है तो 48 कर लूँगा, 49 50 ये सब छोड़ दूँगा। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 50 पे हूँ और 50 और ऐसे सवाल हैं जिनका मैंने चेहरा भी नहीं देखा। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या है? मारते रहना। इफ़ आई फलाना अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड, अगर मुझे कोई ऐसा शख्स मिल गया होता तो अब तक मैं शादी कर लिया होता। ये सब एग्ज़ाम में नहीं देना चाहिए यार। जब 20-20 साल के थे तो बढ़िया था। इफ़ आई हैड फाउंड अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड, हाँ ये ठीक लग रहा है कि अगर मुझे कोई ऐसे मिल गई होती। हाँ सही है ना, 51A। दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन। द लेडी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10, वन ऑफ द, जहाँ भी वन ऑफ द आए क्या करते हैं? वन ऑफ द मोस्ट फलाना प्लूरल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स, नॉट मेंबर, ये तो आपको पता है। आई विजिटेड द विलेज नियर बाय द सिटी, आई विजिटेड तो पहली बात पास्ट है, तो केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, केम और केम इन, कम तो हो नहीं सकता, ये आपने काट लिया क्योंकि पास्ट का स्टेटमेंट है। आई केम अक्रॉस। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट एंड ही इज़ ब्रोकन, ही इज़ ब्रोकन तो नहीं होगा, ही हैज़ बीन ब्रोकन होता, ही इज़ ब्रोक हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं साफ साफ, वो आपको करना है। 55, ही फलाना वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स, ही सेड नहीं होगा, उसने पूछा है कि क्या उसको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। ही आस्क्ड। सर्टिफिकेट से याद आते हैं मुझे कॉलेज के दिन जब सब सर्टिफिकेट के पीछे पागल थे, सर्टिफिकेट दे दो, सर्टिफिकेट दे दो। आई फलाना फेयरवेल टू ऑल माई कोर्समेट्स लास्ट ईयर, आई बिड नहीं होगा, आई बेड फेयरवेल, फेयरवेल आप सभी ने दिया होगा अपने सीनियर्स को। आई बेड फेयरवेल होता है, बिड होता है वो बोली लगाना। उसमें जैसे वो मजनू भाई वाली जो पेंटिंग थी जो बोली लगाती है, नैना खरीद ले जाती है, नैना है कौन है वो, अनुराधा, बिड बोली होती है। स्पीच इज़ अ फॉर्मल एड्रेस, ये भी ईजी है, देखो ईजी है, इसमें मैं क्या ही बताऊँ यार। हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा है एक बार फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। बहुत ही छोटा बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है जो हमें अपने जीवन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कोड समझ आते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो हमने ये भी देख लिया, अब बात करते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हमें याद नहीं है और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया इसमें क्या कैसे याद करें। याद कौन करता है यार सिनोनिम्स एंटोनिम्स? मैं तो नहीं करता क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जीके पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा कि वहाँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करूँगा। अब देखो एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस द लीडर नाउ प्लान्स टू गो अहेड विद द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन। अपने सक्सेस से वो हो गए, क्या कुछ पॉजिटिव सा नहीं लग रहा? एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस मतलब बहुत ही बढ़िया। पहला ऑप्शन पढ़ा इनकरेज्ड, दिख गया, अच्छा तो है। अब इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, यानी अगर वर्ड एक पॉजिटिव है तो उसका सिनोनिम्स भी एक पॉजिटिव होगा। नेगेटिव थोड़ी ना हो जाए, कोई हैप्पी है तो उसका होगा जॉय, सैड तो नहीं होगा। तो यानी पॉजिटिव अगर वर्ड है उस इन चारों में पहले देखना कौन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का सिनोनिम्स पॉजिटिव ही होगा। मान लो कोई वर्ड नेगेटिव है सैड, तो सैड का सिनोनिम कोई नेगेटिव वाला ही तो होगा ना। सैड है, पेन, हंगर, पोवर्टी, कुछ ऐसी चीज़ें जो ये बताएं कि भाई तो ये भी नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है। जैसे एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस, तो दिख रहा है ना कि सक्सेस से बहुत ही खुश होकर, यानी कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अब हमने देखा चार ऑप्शन। पहला क्या है इनकरेज्ड,
पॉजिटिव है भाई, इनकरेज कर रहे हैं। डिसग्रंटल्ड, मुझे मतलब नहीं पता इसका, लेकिन डिस फलाना, डिसगाइज या क्या कहते हैं, डिसइंटरेस्टेड, थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा, जस्ट अपोजिट है वो, डिस, हट निकल यहाँ से पहली। ठीक है चलो जान दो, वीडियो बहुत लंबी हो गई यार। ये नेगेटिव करना है। सक्सीडेड, ये भी पॉजिटिव है यानी कि प्लस, और फेल्ड ये नेगेटिव है माइनस, यानी कि बी और डी तो हो ही नहीं सकते, दे बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स एंड द वर्ड्स फॉर विच वी आर लुकिंग द सिनोनिमस फॉर इज अ पॉजिटिव वर्ड। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, किसी एक को चूज करना है। इंडिजिनस क्या होता है? घर पे बना, होम ग्रोन। फिर 63 मैं नहीं पढ़ूंगा, 63 प्लेनॉक्सिया मुझे मतलब ही नहीं पता, तो बाद में देखेंगे। स्टैचुरी, आपने पॉलिटी में ही पढ़ा, स्टैचुरी बॉडी, नॉन स्टैचुरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज लीगल। एडवोकेसी, हाई माइंडफुलनेस, हाई माइंडेडनेस, क्या लग रहा है हाई माइंडेडनेस से? एक ऐसा आदमी जिसके विचारों में कोई भारीपन हो, जो कोई अच्छी बात करता हो, कुछ ऐसे थॉट देता हो जो हम नहीं सोच पाते, हाई माइंडेडनेस है ना। तो टफनेस तो नहीं होगा। और टफनेस से मुझे क्या याद आता है पता है? द एनर्जी स्टोर्ड, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है वो जब आप उसको इंटेंडेशन दे रहे हैं, वो होती है टफनेस। द एरिया अंडर रेजिलियंस कर्व, नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर शायद। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाओ, वाई पी एल ना, एक्स पी एल ना, और एरिया निकालना, तो टफनेस आएगा शायद। टफनेस और एक और होता है हार्डनेस। हाँ, तो हाई माइंडेडनेस की बात क्या कर रहे थे हम लोग कि स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल दिख गया यहीं से। फिर ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड पोएट्स वर पैट्रोनाइज्ड थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। पैट्रोनाइज मतलब उनको संरक्षण देना, अपना वैसा देना। देखो अपोज्ड नहीं भाई, ये हो नहीं सकता। स्कोल्डेड, डांटा वाटा नहीं यार। कितने आपको पता ही अश्वघोष, वासुमित्र, कितने कितने आपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि उनको पैट्रोनाइज्ड किया। तो क्वेश्चन भी आता है कि फलाना पोएट्स वाज पैट्रोनाइज्ड बाय हुम। तो ये सब तो आपको पता है। आप जल्दी जल्दी देखते हैं यार, स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। पैट्रोनाइज्ड हो जाएगा सपोर्टेड। अब ठीक इसी तरीके से हमें काम क्या करना है, एंटोनिम्स का अपोजिट। एंटोनिम्स में ध्यान रखना कि भाई एंटोनिम्स पूछा है, कई बार हम जोश में ध्यान नहीं देते हैं और सिनोनिम्स पे टिक कर देते हैं, क्योंकि ये गलती मुझसे हुई है और आप दूसरे की गलतियों से सीख सकते हैं। द आर्केक थिंकिंग, आर्केक मीन्स आर्केक, पुरानी चीज़ें, तो आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्न, उसका अपोजिट। डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब क्या होता है यार, डिफ्यूज करना, तो उसका क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट। अब देखो डिफ्यूज का ही उसने वो दिया, स्कैटर, डिस्पर्स और कंसनट्रेट। अनरेस्ट, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी 74, ट्रैंक्विलिटी अगर आपको याद हो तो बहुत ही थम जाना। क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 2 NCERT, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें हमने पढ़ा ट्रैंक्विलाइजर, एनाल्जेसिक, और वो पढ़ा सुक्रालोस, सच्चैरिन, एस्पर्टेम, दैट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये जीके में आपके आ सकता है। आपको नहीं याद होगा, आप घबराइए मत, मुझे भी नहीं याद था। मैंने प्रिपरेशन के दौरान दोबारा पढ़ा इसलिए याद है, वरना मुझे भी नहीं याद था। तो उसमें कई सारे ड्रग्स थे ना, ट्रैंक्विलिटी, तो वो काम से नहीं लग रहा, काम मतलब उसको खा के एकदम शांत हो जाओ। तो इसका देख लेना क्या है, तो काम नहीं हो सकता। अपरोर, देखो चिल्लाना विल्लाना, जस्ट इसका अपोजिट दिख रहा है ना ट्रैंक्विलिटी का, ठीक है। एक्सटेम्पोर 76, एक्सटेम्पोर क्या होता है, आपने पार्टिसिपेट किया होगा ना जाने कितनी बार स्कूल में। एक चिट उठानी है, जो उस पर लिखा उस पर बोलना हो। मेरा पहला एक्सटेम्पोर था गांधी जी। तो एक्सटेम्पोर मतलब है कि आप बिना प्रिपेयर्ड जा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, सीधे मार देना। इसी तरीके से आपने एंटोनिम्स भी कर लिया करते हुए। अब हम पहुँचे पार्ट ऑफ स्पीच पे। अंडर, अंडर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। स्टैचू क्या है, स्टैचू एक नाउन है। दिस इज हिज पेन, हिज एक प्रोनाउन तो है, लेकिन इसने पूछा क्या है कि क्या पूछा है, दिस इज हिज पेन। प्रोनाउन सा लग रहा है मेरा मतलब लेकिन पेन एक नाउन है और ये इसकी विशेषता बता रहा है ना, कि ये इसकी है, तो ये एक एडजेक्टिव होगा। ये वो वाली बात हो गई, पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। अरे पोजेसिव आप जानते नहीं है क्या? अरे जैसे बहुत चलता है यार, लड़कियां कहती हैं कि तुम बहुत पोजेसिव हो रहे हो, हैं तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो क्या मतलब मैं 4 इंस्टाग्राम पे रैंडम लड़कों से बात नहीं कर सकती हैं, किसी को नंबर भी ना दूं? तुम बहुत पोजेसिव हो रहे हो। तो पोजेसिव मतलब उस पर अधिकार दिखाना। तो दिस इज हिज पेन, तो ये यहाँ पे एक पोजेसिव है।
उसके बाद द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन उस एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बताए वो कौन हो जाता है, एडवर्ब। तो द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल कैसा है, वेरी ब्यूटीफुल, तो वो हो जाएगा एडवर्ब। आई हर्ट माई सेल्फ, ये वाले जो प्रोनाउन है कौन से, माई सेल्फ, योर सेल्फ, कितना हो गया, 35 मिनट हो गया। आई हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ वगैरह क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपकी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। जैसे कि कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं कि माई सेल्फ विनय यादव, तो ग्रामेटिकली इट इज़ इनकरेक्ट, पर बोलने को तो आप खुद भी बोल सकते हो, बोलने में तो कोई मना ही नहीं है, जो अच्छा लगे, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाओ करो। तो आई हर्ट माई सेल्फ इज़ अ प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द एंड्स फॉट द वेस्प, इसमें पूछा है ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव, तो आपको पता ही है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता था। इंट्रांजिटिव होता था इंडिपेंडेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि आई से इंडिपेंडेंट, या आपको वैसे भी याद होगा, क्यों याद है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद है। इंटेंसिव होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटेंट है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है किसी एक्सटेंट पे, किसी साइज पे। दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी जो किसी पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि मास, वॉल्यूम। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, थर्मोडायनेमिक्स जी हो गई हमारी लगे हाथ। तो उसी तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसमें होता है आई कैन हार्डली बिलीव इट, हार्डली इज अ एडवर्ब, और उसमें आपने वो पढ़ा होगा कि हार्डली आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, ऐसे करके जो आपका प्रिपोजिशन सेट है वो आपने वहाँ पढ़ा होगा। द लास्ट इज क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट पढ़ते जाओ। क्लोज टेस्ट में क्या गलती नहीं करनी है कि जैसे उसने लिखा है ना 91 का ABCD, तो मैं जब पहली बार करता था तो मैं उससे समझ लेता था कि ये सेंटेंस का पार्ट है, और दिख रहा है क्या, मैं सोचता था कि यहाँ भरना है और ये सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है ना, तो ऐसे करना ABCD में जो आपको ठीक लगे वो भरना, ये गलती नहीं करनी है। पढ़ते जाना, करते जाना और पूरा कर देना। अच्छा, लास्ट में एक आया स्पेलिंग मिस्टेक। तो देखो, या तो अगर आपको स्पेलिंग के रूल पता हो तो ठीक है, मुझे नहीं पता था। मैं क्या करता था कि ऐसे हल्की नज़रों से मैंने देखा 4 ऑप्शन को कि क्या है, एटिकेट। फिर पेन उठाया, मैं किसी ऑप्शन को देख नहीं रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख लिया एटिकेट। मैं क्या सोचता हूँ, क्या स्पेलिंग है, ETIQUETTE, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं देखूँगा कहाँ है, मार गया, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन देख लो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार, कौन सा मारूँ। फिर अगला मैंने जल्दी से देखा, क्या है, करिकुलम, तो CURRICULUM, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर ऐसे देखा कहाँ पे है, हाँ ठीक है। फिर क्या है अब, या फिर अगर आपको रूल आता हो तो भाई आप वैसे देख लेना, क्योंकि इसमें कई रूल होते हैं ना कि जैसे ठीक है, नहीं बताता हूँ, ये तो आपको बस देखना है, जो स्पेलिंग ठीक लगे वो आपको करना है। तो हमने क्या क्या देखा, सब कुछ देखा। स्किमिंग अप्रोच लगाना है, ऐसे ही जल्दी से करना, कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए, कुछ चीज़ों को करते हुए, जल्दी जल्दी। और कुछ में आपको पहचानना ही है सिर्फ, जैसे कि कहाँ गलती है स्पॉटिंग एरर में, तो कहीं ना कहीं खटकेगा ना। CAPF पेपर 2 तो है नहीं कि क्या खटक रहा है आपको उसको करेक्ट भी करके लिखना है, जहाँ खटक रहा है मार दो, क्या खटक रहा है बाद में देखा जाएगा। प्री कंसीव्ड थॉट के साथ जाना ठीक है, लेकिन उस पर अडिग रहना कि भाई मैं एकदम अंबुजा सीमेंट की तरह जो सोच के आया हूँ उतने ही क्वेश्चन करूँगा, ये गलत है। थोड़ा टॉलरेंस रखना, वेरिएशन देना, अगर ज़रूरत है और क्वेश्चन करने की तो कर देना, ज़रूरत है कि भाई नहीं करूँगा मत करना। और कुछ वो जो फेमस रूल्स हैं उसमें ज़्यादा एरर आती हैं, आ फ्यू, द फ्यू, ये आपको पता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस पर ध्यान रखना कि कहाँ S लगेगा, ES लगेगा, जैसे वन ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, एक मीम आपने वायरल हुई वो देखा होगा कि आई डांस, यू डांस, बट ही डांसेस, इज ही डांसिंग मोर देन मी, तो ही के साथ डांसेस, वो SES फॉर्म आ जाएगा, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ईडियम फ्रेजेस आपको बता दिया, फीलिंग लेके करना है ना, फीलिंग तो आई जाती है। और एक बहुत ही एरर में ये आता है सुपर फ्लॉज वाला, कि जो 2 बार रिपीट कर दिया, जैसे कि एक रिवर्ट बैक, आपने सुना होगा, रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, या तो बोल दो भाई केम बैक, या तो बोल दो रिवर्ट, क्योंकि रिवर्ट का मतलब ही हो गया कि वापस आना। तो जैसे कि SSB में भी कई बार कुछ ऑफिसर्स बोल देते हैं रिवर्ट बैक, कुछ कम बैक बोलते हैं, कि जैसे वाइल राइटिंग द स्टोरी कीप 3 थिंग्स इन माइंड, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम।
Gentlemen, the language to be used is English, but if you get stuck, you may use a word of a Hindi or two, but came back to English as soon as possible. कई बार क्या बोलते हैं, but revert to English as soon as possible. और ये भी बोलते हैं, but revert back to English as soon as possible. ये गलत हो जाएगा. Revert back नहीं, revert to English as soon as possible या came back. ऐसे कई सारे सुपर फ्लॉज होते हैं. जैसे एक मे के साथ होता है, ठीक है, अभी नहीं बताता हूँ. पैसेज वाले आपको बता दिया कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, देन पैसेज पढ़ना है और देन उन पूछे गए सवालों के आंसर देने हैं. और काट काट के आपको ईडियम कर लेने हैं. और अगर आप ईडियम में एक भी ऑप्शन नहीं काट पा रहे हैं तो आप छोड़ देना, है ना. अगर आप एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो मत जाना कि नहीं इस यूट्यूब पे किसी ने, कल हमने वीडियो देखी और उसने बताया कि कुछ भी मार देना सही होता है, और आप मारे पड़े हैं, घर आए देखे 10 में 2 सही है, नीचे आके कमेंट कर रहे हो कि साले तुम्हारे वैसे पेपर नहीं निकला, है ना. जिसमें काट पाओ वही काटना, जिसमें एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो भाई छोड़ देना. और क्या, ये ट्रिक हर जगह थोड़ी लगती है. और S1 S6 करना है, पर ऐसा इमीडिएट नहीं करना है, थोड़ा रुक के करना है. और ये भी नहीं कि लास्ट में टाइम कम पड़ गया, कर लेना वक्त रहते. और अब ठीक है यार, हो गया, यही सारी बातें बतानी थी. अब आप क्या होगा, अब आप कल जाएंगे और बैठ जाना टेबल चेयर पे, इन्विजिलेटर उधर से आएगा. एक बात और बता दूं क्या, OMR जिसका जैसे शौक हो वैसे करो. साथ साथ लगाना हो गोला, साथ के साथ लगा लो. जीके में साथ के साथ अगर ना लगाना हो तो कोई बात नहीं. अच्छा जीके अब मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में बता देता हूँ. जीके के लिए भी ऐसे ही आपको करना है, छोड़ते हुए करने हैं क्वेश्चन और अपने मनपसंद क्वेश्चन करने हैं, एलिमिनेशन को वहाँ काटना है. और कोई ऐसा शख्स हो अगर AFA IMA आईने के लिए, यानी मेल कैंडिडेट से मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उसको पता है कि उसे जीके में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन, 20 नंबर चाहिए और उसका पेपर क्लियर है. पहले अटैम्प्ट, मैं अपनी पहले अटैम्प्ट की बात बता रहा हूँ ये, तो मैंने उतने ही क्वेश्चन किए थे जिसमें मेरे पता था कि 25 नंबर आ गए हैं जीके में, और उसके बाद मैंने पेन छोड़ दिया था, हाथ खड़े कर लिए थे, क्योंकि मुझे अब और एक भी क्वेश्चन में ना करना था, ना रिस्क लेना था. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स ठीक है. तो अगर मैं किसी एक ही लड़के से ऐसे बात कर रहा हूँ, उससे किससे, जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उसको सिर्फ 20 नंबर चाहिए, तो आप ऐसा करना कि साथ के साथ टिक मत लगाना. पहले आप जीके में कर लेना, जब आपको लगे कि हाँ भाई 25 के आसपास मार्क्स आ गए हैं तो उसको वहाँ पे गोला लगा देना. बाकी लोग जिनका OTA है उनको ऐसा कुछ नहीं करना है कि उनको तो नंबर लाने हैं दबा के 30-35 जितने आ जाए, तो क्योंकि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि इतने ठीक होंगे तो ही करूँगी. थोड़ा करना है, थोड़ा रिस्क लेना है और पेपर करके घर चले आना है. तो ये बात थी OMR की. और हाँ, जब आप रोल नंबर भरेंगे तो यार बार बार ऐसा लगता है कि क्या मैं सही भर रहा हूँ. 20 मेरा रोल नंबर 02 से शुरू होता है, यहाँ पे 02 03 219. तो आप ऐसे गोला लगाएंगे 02 03 219. फिर आप जब तक टेक्स्ट बुक आई नहीं है तब तक आप यही सोचते रहेंगे यार सही तो भरा हूँ ना, 02 03. तो छोड़ देना, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. एक बार भर दिया सही है, वरना बार बार ऐसा लगता है कि यार गलत तो नहीं भरा था रोल नंबर. कई हैं जिनका पेपर नहीं निकलता है तो भी वो यही सोचते हैं कि यार रोल नंबर गलत भर दिया था. मेरे हैं 2 दोस्त, मैंने भी उनको कहा कि हाँ भाई ठीक है रोल नंबर गलत भरा हुआ. फिर मार्कशीट आई, कट ऑफ से 2 नंबर पीछे थे. तो रोल नंबर आप सही भरेंगे, इसमें कोई चिंता इतना मत करना बार बार. बाकी इन्विजिलेटर बहुत डरा देते हैं, आपको डरना नहीं है यार. वो कहते हैं कट मार्क मत करिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रोल नंबर बहुत ही ध्यान से भरना, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है. तो आपको इन बातों को इग्नोर कर देना है. अरे यार इतने बड़े हो गए हो, इतना नहीं पता है कि एक रोल नंबर ही तो भरना है. अननेसेसरी की बातों पे ध्यान ही मत देना है. 02 03 219 अपना रोल नंबर भरना और बस, कोई गलती नहीं होगी. और सेट ABC वो भर देना. और जो सेंटर होता है वो चाहे आप सामने भर सकते हो, नहीं तो नीचे भर सकते हो. मैं कुछ उसमें बेचारे परेशान रहते हैं न्यूज़लेटर, आपस में एक दूसरे से पूछने लगते हैं. हमारे यहाँ तो पूछने लगते हैं मैम कि सर सामने भरवाएं कि नीचे भरवाएं. तो मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ. नीचे आप, बहुत जगह है नीचे, वो क्यों दिया है नीचे जगह इतनी, तो सेंटर में आप मान लो प्रयागराज डाल रहे हो तो नीचे डाल देना. ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने लिखना है, सिर्फ वो लिखना होता है. दैट इज़ आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा स्टेट, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट का नाम. पूरा सेंटर मत डाल देना कि फलाना विद्या मंदिर ऐसे करके. तो
रोल नंबर डालने में घबराना नहीं है। पेन रोरेटो वाली हो तो और अच्छी। 2 ही पेन मेरी फेवरेट है, एक रोरेटो जिससे मैं गोला लगाता हूँ, एक सेलो ग्रिपर जिससे मैं नोट्स बनाता हूँ, और एक पेंटोनिक वगैरह टाइप के जिससे मैं ऐसे पढ़ते हुए या आंसर राइटिंग करनी हो वो वाली, तो पेंटोनिक अच्छी लगती है। तो आप रोरेटो ले जाओ, पेंटोनिक ले जाओ, या तो कोई भी ले जाओ यार। तो ठीक है, चलते हैं। और कुछ बताने लायक तो है नहीं जीके में, सब आपको पता ही है। घड़ी मत भूलना। और ठीक है यार, इतना कर तो लिया इंग्लिश में। मॉक वॉक किसी ने नहीं लगाया या मॉक में कम नंबर आए, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मॉक तो पता नहीं क्यों लगाते हो यार। जीके का मॉक नहीं लगाया जाता यार, मैं तो नहीं मानता। जीके का मॉक का क्या मतलब है? सब्जेक्ट वाइज लगा लो ताकि हमें उस सब्जेक्ट पे कमांड बढ़िया हो जाए। क्योंकि इंग्लिश के मॉक लगाने का फ़ायदा होता है कि कुछ भाई समझ आ जाता है कितने आ रहे हैं। मैथ्स में फ़ायदा हो जाता है कि भाई वाह स्पीड है या नहीं है। टेक्निकल सब्जेक्ट में लगाने में मॉक लगाना होता है उसमें, तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जीके का मॉक लगा क्या करोगे यार? जीके का मॉक तब लगाओ जो सब पढ़ लिया है तुमने, या तो सब्जेक्ट वाइज लगाओ तो फ़ायदा है कि भाई साइंस में देखूँ कर पा रहा हूँ, और क्योंकि इतने नंबर आएंगे नहीं मॉक में। तो ठीक है, मॉक नहीं लगाया कोई दिक्कत की बात नहीं, जीके का मॉक नहीं लगाया कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ जाके ओएमआर में गोले ठीक ठीक ही तो लगाने हैं, और हम कर देंगे क्योंकि आपने देख लिया इंग्लिश कैसे करनी है। ईडियम्स फ्रेजेस नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, काट लेंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आता कोई बात नहीं, फीलिंग लेके कर देंगे। और इंग्लिश तो आती है, बचपन से ही आती है यार। यू हैव बीन टू स्कूल कॉलेज, इतना पढ़ा बोला इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं आती क्या? मार देना। और जो अपनी स्ट्रेटजी है कि इतने करके आऊँगा उसको देख लेना आसपास, उतने क्वेश्चन करना। और ठीक है यार, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, जीके का मैं कुछ बताऊँगा नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।